क्या मिलेगा तुम्हें? हाँ, मेरे घर के यहीं पे माउंटेन है, सामने कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, थोड़ा सा इधर जाके इधर जाओगे। दिल्ली। गार्बेज हिल्स। मैम हमारा हिमाचल ठीक है। दिल्ली में तुम्हें इसी के माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। अब इसी पे, इस पे भी एक मीम मैम आया है था। तो एक नोएडा साइड में बहुत बड़ा। हाँ, दिल्ली में भी तो है कितना। जो बहुत विवाद कर चुके हैं हम, अब अपने काम की चीज पे आ जाते हैं। 15 मिनट गप्पे लड़ा दिए हैं। अब काम की बात पे, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ पे मेरा एक टॉपिक बचा हुआ था, जीनर डायोड। ठीक है, तो जीनर डायोड एक बार देख लेते हैं। रेक्टिफायर भी देख लो। देखो जीनर डायोड, सॉरी जंक्शन, जो हमारा पीएन जंक्शन है ना, पीएन डायोड, ये एज अ रेक्टिफायर भी वर्क कर सकता है। रेक्टिफायर मतलब एसी को डीसी बना सकता है। ठीक है, यानी एसी करंट हो या एसी वोल्टेज हो, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम डायोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्या रहेगा? वही प्रिंसिपल है कि फॉरवर्ड बायस में करंट आराम से फ्लो कर जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस लो होता है, रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस वेरी हाई। तो इसी तरीके से हम इसका रेक्टिफायर में यूज करेंगे। देखो, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, थ्योरी का है, बस सुनते रहो। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा? हाफ वेव रेक्टिफायर में, अब देखो हमारे पास एसी वोल्टेज या एसी करंट इस तरीके से होता है, यानी एक साइकिल आएगी पॉजिटिव और एक साइकिल आती है नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर तुम अगर डायोड फिट करोगे, एक डायोड हर साइकिल में या तो फॉरवर्ड होगा, नेक्स्ट साइकिल पे रिवर्स हो जाएगा। क्योंकि मान लो मैंने डायोड को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, मेरे पास आई अब की बार सिर्फ कौन सी वाली, प्लस वाली वोल्टेज आई, तो मतलब पी वाला जो है प्लस के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, मतलब अभी ये है फॉरवर्ड वाइज में। अब मान लो नेगेटिव वाली आती है और डायोड मैंने यही लगा रखा है, तो अब नेगेटिव वाली में ये देखो पी वाला किससे कनेक्ट हो जाएगा? अब ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, यानी अब ये डायोड सेकंड वेव में किसकी तरह बिहेव करेगा? रिवर्स की तरह, है ना, रिवर्स बायसिंग की तरह बिहेव करेगा। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्या बोल रहा है? ये हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब है कि तुमने एक ही डायोड लगाया हुआ है, एक डायोड लगाया हुआ है, मुझे यहाँ पर मेरे को लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज मिल जानी चाहिए। तो अब एसी सर्किट है, एसी सप्लाई है, तो एक बार अभी जैसा देखा कि प्लस आएगा, तो प्लस में ये किस में हो गया? फॉरवर्ड में हो गया, फॉरवर्ड में। तो फॉरवर्ड में यहाँ पर तुम्हें आउटपुट वोल्टेज एज इट इज मिल जाएगी। ठीक है, अब मान लो इसकी सेकंड वाली साइकिल आती है, सेकंड साइकिल नेगेटिव है, तो सेकंड साइकिल में ये क्या हो जाएगा? रिवर्स बाइज। रिवर्स में कोई भी करंट सर्किट से फ्लो नहीं होगा, तो मुझे आउटपुट पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगी, आउटपुट जीरो, क्योंकि डायोड रिवर्स वाइज हुआ। फिर से इसकी पॉजिटिव साइकिल आएगी, तो पॉजिटिव साइकिल आएगी तो मुझे फिर से एक वोल्टेज आउटपुट पर मिल जाएगी। तो इस तरीके का आउटपुट दिखाई देगा। और ये आउटपुट क्या है? ये आउटपुट है मेरी डीसी वोल्टेज या डीसी करंट, वॉट एवर बी योर इनपुट। अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज, आउटपुट करंट है तो करंट। अब देखो, यहाँ पर ये डीसी है, कई बच्चे कहेंगे कि ये डीसी नहीं है, दिस इज डीसी वोल्टेज। डीसी में क्या होता है? ये मैग्नीट्यूड का फ्लक्चुएशन है, कि मैग्नीट्यूड इस तरीके से है ना, बट यहाँ पर फेस चेंज नहीं हो रहा। फेस का मतलब है कि कोई भी वोल्टेज नेगेटिव में नहीं है, एसी में फेस चेंज हो जाते हैं, डीसी में फेस का चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड घट बढ़ सकता है। ठीक है, डीसी इस तरीके की हो सकती है कि ये मैग्नीट्यूड में फ्लक्चुएशंस हो रही है, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो रहा है, डीसी में कर सकते हो, बट जीरो से नहीं जाएगा नीचे, क्योंकि वो फिर नेगेटिव में चला जाएगा, वो फेस चेंज हो जाएगा, जो कि डीसी में पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से मेरे को क्या मिला? हाफ वेव रेक्टिफायर। तो देखो, जो पॉजिटिव वाले था, पॉजिटिव वाले का मिल गया, पॉजिटिव का मिल गया, पॉजिटिव का यहाँ मिल गया, नेगेटिव वाले का कुछ नहीं मिला। यहाँ पर फिर से नेगेटिव आया, इसका यहाँ पर मुझे आउटपुट कुछ नहीं मिला, ये नेगेटिव है, इसका आउटपुट भी मुझे यहाँ पर जीरो मिला।
क्योंकि यहाँ पर क्या वर्क कर रहा है, रिवर्स बाइसिंग में वर्क कर रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर फुल वेव रेक्टिफायर में क्या लगाएंगे, फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड्स लगा देंगे। ठीक है, दो डायोड लगा दिए, बीच में क्या लगा दिया, एक, दो डायोड्स लगा दिए, बीच में हमने लगा दिया एक रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, इस तरीके से ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है। अब अगर पॉजिटिव साइकिल आएगी, ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल आई तो पहला डायोड पॉजिटिव में, दूसरा वाला नेगेटिव से कनेक्ट है पॉजिटिव साइकिल के लिए। और ये डायोड सेम में लगा के दे दिया क्या? हाँ बोलो। मैम एग्जाम में कुछ तो सेम आया था ऐसे ही। तो मैम ये फुल वेव रेक्टिफायर तो होगा ही नहीं ना? एक सेकंड रुको। The circuit uses two diodes given to both the positive and negative half cycle, hence it is known as full wave rectifier. अगर पॉजिटिव साइकिल आती है तो मेरा पहला वाला फॉरवर्ड में है, आराम से दिखाई दे रहा है कि ये भी पॉजिटिव होगी तो ये भी पॉजिटिव साइकिल से जुड़ेगा। ये ऊपर वाली पॉजिटिव बनी ना 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 ना, देखो सी, अगर पॉजिटिव साइकिल आई तो ये वाला पॉजिटिव हुआ टर्मिनल, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव हुआ, फिर अगर सेकंड साइकिल आएगी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा ये वाला पॉइंट। देखो ये अगर पॉजिटिव साइकिल आई तो पहला पॉजिटिव हुआ, यहाँ क्या बनेगा, नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव भी तो कहीं पे आएगा, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल आया नीचे तो यहाँ कहीं पे नेगेटिव बनेगा अगर पॉजिटिव साइकिल आई तो। ठीक है, तो अब इस वाले में पॉजिटिव साइकिल में डायोड वन तो फॉरवर्ड हो गया और डायोड टू रिवर्स हो गया, देख अभी रुकना। तो यानी पॉजिटिव साइकिल में डायोड वन वर्क कर रहा है। अब अगर नेगेटिव साइकिल आई, अब नेगेटिव साइकिल आ रही है तो ऊपर वाला डायोड क्या हो जाएगा, देखो अब नेगेटिव में ये वाला पॉइंट तो नेगेटिव हो गया, अगर ये नेगेटिव है तो दूसरा टर्मिनल भी तो कहीं ना कहीं जुड़ेगा क्योंकि रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, तो ये टर्मिनल क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अब ऊपर नेगेटिव है तो यानी डायोड वर क्या हो गया, नेगेटिव साइकिल के लिए, नेगेटिव साइकिल के लिए डायोड वन रिवर्स, रिवर्स में वर्क कर रहा है ना, रिवर्स बाइजिंग हो गई। और नेगेटिव साइकिल के लिए डायोड टू किस में वर्क कर रहा है, फॉरवर्ड में, है ना, फॉरवर्ड बाइजिंग में। तो यानी दोनों चीज हो गई, अगर रिवर्स आएगी तो डी वन वर्क, अगर हमारे पास रिवर्स बाइजिंग आई मतलब नेगेटिव साइकिल आई तो नेगेटिव साइकिल में कौन वर्क करने लगेगा, डी टू। पॉजिटिव साइकिल आएगी तो कौन वर्क करने लगेगा, डी वन। पॉजिटिव साइकिल के लिए डी वन वर्क करेगा। तो इस तरीके से दोनों साइकिल्स में मेरे एक डायोड वर्किंग है। बात समझ में आई? इस तरीके से होगा भाई, एक पॉइंट पॉजिटिव है ना अगर ऊपर वाला, इफ दिस इज पॉजिटिव तो पहला पॉइंट पॉजिटिव का तो कहीं ना कहीं पे लो पोटेंशियल भी तो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में क्या होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा। बात समझ में आ रही है? रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल का ड्रॉप होगा तो दूसरे एंड पे लो पोटेंशियल आएगा। इतनी बात समझ में आई? देखो दोबारा समझो एक बार। कल क्वेश्चन में भी शायद ये आदर्श पहले बोल पड़ा था तो इसलिए उस क्वेश्चन को फिर हमने इतने ध्यान से देखा नहीं। नेगेटिव होते हैं मैम, देखो सपोज पॉजिटिव साइकिल आई तो बेटा पहला वाला डायोड, यानी यहां पर पॉजिटिव का साइन आएगा, करंट आराम से जा रहा है, करंट आराम से होते हुए जाएगा तो बेटा यहाँ पर जो पोटेंशियल बनेगा यहाँ कुछ लो पोटेंशियल होगा ना, पॉजिटिव है तो देर कुछ कहीं ना कहीं पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ होगा, तो यहाँ आ जाएगा लो पोटेंशियल। बात समझ में? डायोड टू का ये वाला पॉइंट लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है तो ये किस में वर्क करेगा, रिवर्स में, और पहला वाला किस में वर्क कर रहा है, फॉरवर्ड में। बात समझ में? तो पॉजिटिव साइकिल के लिए हमारा डी वन वर्केबल है और नेगेटिव साइकिल के लिए
नेगेटिव साइकिल के लिए कौन वर्क करेगा, D2 वर्क करेगा। तो इसका मतलब मुझे आउटपुट दोनों के अक्रॉस मिलेंगे, नेगेटिव साइकिल में भी आउटपुट मिलेगा और पॉजिटिव में भी आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इसका रेक्टिफायर का जो डायग्राम बनेगा वो यहाँ पर देखो, है ना, मिल गया ना दोनों के अक्रॉस। तो इसके अक्रॉस भी मिल गया और नेगेटिव के अक्रॉस भी मिल गया आउटपुट, और सारा का सारा आउटपुट प्लस की लाइन में ही है, मतलब ये जो है ये डीसी वोल्टेज यहाँ से तुम्हें मिल गई है। इस तरीके से वर्क करेगा, ये याद रखना। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, आउटपुट वेव फॉर्म की ट्वाइस ऑफ द इनपुट वेव फॉर्म। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट वेव फॉर्म इज ट्वाइस दैट ऑफ इनपुट वेव फॉर्म। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो जाएगी, पहले वाले में सेम रहेगी। आ गया, हाँ, here the frequency of output and input waveforms are same। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इनपुट आउटपुट की शुड बी सेम, फुल वाले में डबल हो गई। ठीक है, अब कैपेसिटर का रोल क्या होता है, कैपेसिटर का रोल होता है डीसी को एसी से सेपरेट करने का, भाई फिल्टर कर देगा। क्या कैसे करेगा, अब कैपेसिटर का इंपेडेंस क्या होता है, 1/ओमेगा सी। अगर मेरे पास डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 है तो 1/0, तो यानी डीसी के लिए कितना रेजिस्टेंस दे रहा है वो, इन्फिनिटी। तो डीसी कैपेसिटर किसको ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक्स डीसी, मतलब अपने अंदर से डीसी को नहीं जाने देगा, कौन, कैपेसिटर। तो अगर मान लो मेरे पास लोड रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ एसी का कंपोनेंट आ गया, देखो प्योर डीसी टू एसी कन्वर्जन नहीं होता। ठीक है, अगर कुछ ना कुछ कंपोनेंट एसी का आ गया, कहां पर, लोड रेजिस्टेंस में। तो लोड रेजिस्टेंस में मान लो ये वाला हमारा लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मुझे डीसी प्लस एसी दोनों मिल रहे हैं, तो कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर किसे ब्लॉक कर देगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा, यानी कैपेसिटर के अंदर से कौन चली जाएगी, एसी चली जाएगी आराम से, और डीसी कहाँ चला जाएगा, आगे। तो डीसी आगे चला जाएगा, फिर हमें जहां पर उसका आउटपुट चाहिए लोड रेजिस्टेंस पे, वहां पर मुझे कौन मिल जाएगा, डीसी मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्योर डीसी मिलेगा अब। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये याद रखना है, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी वोल्टेज, कहीं लिखा भी होगा, हाँ ये लिखा हुआ, ब्लॉक्स द डीसी कंपोनेंट ऑफ द लोड। ठीक है, क्या लिखा है, बाय कंट्रोलिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रेट ऑफ द कैपेसिटर द प्योर डीसी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पल्सेटिंग डीसी। ये देखो, ये जो डीसी थी ना जो तुम्हें ये मिली है, ये वाली, ये पल्सेटिंग डीसी है ना, इसका मैग्नीट्यूड एक बार घट रहा है फिर बढ़ रहा है। तो in simple the capacitor allow AC and block DC, so the capacitor can connect parallel to the power supply so that AC is filter out and DC will reach out। तो इसका मतलब आपने कैपेसिटर को पैरेलल में लगाना पड़ेगा, क्योंकि करंट का सेपरेशन कराना है ना, सीरीज में लगा देंगे तो फिर आगे लोड पे भी करंट नहीं जाएगा, तो इसलिए इसको पैरेलल में लगाएंगे, बिकॉज करंट का सेपरेशन कराना है। ठीक है, अब आता है जीनर डायोड। अब जीनर डायोड देखो क्या है, जीनर डायोड है एक हैवीली डोप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा हैवीली डोप किया गया है, कैसे, इसको रिवर्स बाइजिंग में वर्क कराना है। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में इसे वर्क कराना है, ऑपरेट कराना है। देखो कैसे कराएंगे, हमारे पास ये जंक्शन बनता था इस तरीके का, अगर ये P है और ये N है। ठीक है, और अगर मैं रिवर्स बाइजिंग बढ़ाती थी तो क्या होता था, रिवर्स बाइजिंग बढ़ाने में ये डिप्लीशन रीजन क्या होता था, ये डिप्लीशन रीजन और बढ़ता था, है ना, डिप्लीशन रीजन और बढ़ता था। लेकिन इस वाले जीनर को क्या बनाया गया है, इस वाले जीनर को हैवीली डोप किया गया है, ये हैवीली डोप्ड जीनर है। अगर ये हैवीली डोप्ड जीनर है तो बेटा देखो, मेरी एक बात सुनो, हैवी देखो, ये एक ऐसे बाउंड्री थी न्यू, यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स थे फ्री, ऐसे समझो, सुनना भी समझना, यहाँ पर है मेरे पास होल्स, ये होल है, ये यहाँ होल पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पर एक होल है, यहाँ होल्स हैं, यहाँ होल्स हैं, यहाँ होल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन होना चाहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन होल के साथ यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन होल के साथ यहाँ जाएंगे, तो ये बेटा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आके रिकम्बाइन होगा, यानी यहाँ पर लेयरिंग बनना शुरू हो जाएगी। सुनो मेरी बात समझना, और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हुआ है तो यहीं पे आके कौन सा साइन बन जाएगा,
प्लस का साइन और यहाँ पर नेगेटिव का साइन। तो यानी जो ये विर्थ है तुम्हारी, जो आपकी जो ये विर्थ बन रही है जहां पर मेरे पास रिकॉम्बिनेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन होल पेयर का, ये इस पर भी डिपेंड कर रहा है कि मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स कितने हैं पी और एन में। अब देखो अगर मेरे पास पी में जो नंबर ऑफ होल्स होंगे वो कम होंगे, ध्यान से सुनना, पी में अगर नंबर ऑफ होल्स कम है तो इलेक्ट्रॉन को एन से पी में आने के लिए ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और ये जो बैरियर दिखा रहा है ये बैरियर वही तो है कि कहां से इलेक्ट्रॉन ने लीव किया है और कहां जाके इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो रहा है, वही तो बैरियर है। अब जीनर डायोड में क्या होगा, जीनर डायोड में मैंने नंबर ऑफ क्या कर दिया, नंबर ऑफ हैविली डोप्ड है। हैविली डोप का मतलब क्या है, होल और इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, देखो इलेक्ट्रॉन और होल्स बहुत ज्यादा है, ये पी टाइप और ये एन टाइप। तो एन में यहाँ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा, यहाँ भी क्योंकि हैविली डोप्ड है ना, और यहाँ होल्स होंगे बहुत ज्यादा। तो बेटा इनको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं करना पड़ेगा, ये तो यही रिकम्बाइन हो जाएंगे ना आपस में। तो यानी जो ये विर्थ होगी ये विर्थ क्या हो जाएगी, ये विर्थ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। किसमें, जीनर डायोड में। बात समझ में आ रही है। अगर हैवीली डोप कर दिया तो इलेक्ट्रॉन को होल से मिलने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उन आसपास में मिल जाएंगी ना चीजें, है ना, सुपरमार्केट नहीं जाना पड़ेगा। अगर आसपास चीजें नहीं होती तो दूर जाते हैं ना, अब सब चीजें पास में ही मिल गई तो दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और दूर नहीं जाएंगे तो वो बैरियर छोटी सी जगह में ही आ जाएगा ना, वो बैरियर छोटी सी जगह में ही बन जाएगा। बात समझ में आई। तो जीनर डायोड का जो बैरियर है वो कम है कि ज्यादा है, बैरियर, जीनर डायोड का बैरियर कम है, इतना समझ में आया। तो जीनर डायोड में डिप्लीशन रीजन क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये चीजें थ्योरी में आ सकती हैं। डिप्लीशन रीजन जेई का फेवरेट टॉपिक है जीनर, इसलिए इस पे थोड़ा समय देना पड़ेगा। डिप्लीशन रीजन क्या हुआ, जीनर में डिप्लीशन रीजन कम हुआ, इतना समझ में आया। ये नहीं भी समझ में आया तो याद रखो, डिप्लीशन रीजन कम होगा। रीजन क्या है, बिकॉज हैविली डोप्ड है, हैविली डोप्ड है मतलब इलेक्ट्रॉन को होल से मिलने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपस में ही कंबाइन कर जाएंगे, तो जो लेयर बनेगी, जो इनका बैरियर बनेगा वो छोटी सी जगह में ही बन जाएगा। समझ आया बेटा, हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, डिप्लीशन रीजन कम। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा। V इक्वल्स टू ईडी, पोटेंशियल तो मान लो अगर उतना ही है, सपोज करो जो इलेक्ट्रॉन, अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स अगर ज्यादा रिकम्बाइन करेंगे, बिकॉज जीनर डायोड हैविली डोप्ड है, तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर कंबाइन होंगे और उनकी वजह से जो आयंस का चार्ज आएगा, जिनकी वजह से पोटेंशियल क्रिएट होगा, वो भी बढ़ेगा, राइट, वो भी बढ़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, V अपॉन डी। तो देखो पोटेंशियल भी बढ़ गया और डिस्टेंस को तुमने क्या कर दिया, डिस्टेंस भी कम कर दी, जो ये बैरियर है, मेरी बात सुन रहे हो, आपने बैरियर को कम कर दिया, ऊपर से पोटेंशियल बढ़ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई। बात समझ में आई, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बढ़ गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर ज्यादा टूटेंगे, है ना, अपने आप में ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगी, कोवेलेंट बॉन्ड अपने आप टूटने शुरू हो जाएंगे, है ना। अगर नहीं भी शुरू होते हैं, अब देखो अब तुमने यहाँ पर एक्सटर्नल बैटरी लगाई, जो कि हम कैसा लगाएंगे, रिवर्स बाइजिंग में, क्योंकि रिवर्स में ही काम करती है। अब क्या होगा रिवर्स बाइजिंग में, बताओ, रिवर्स बाइजिंग में क्या होगा, रिवर्स बाइजिंग में आपने जीनर डायोड को लगाया, क्या होगा, सोचो तो सही क्या होगा, रिवर्स बाइजिंग में लगा दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां बन रही थी बेटा, ये मेरे पास पॉजिटिव साइन N2P है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में बन रही है। तो यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करेगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बहुत बढ़ती चली जाएगी, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बढ़ती चली जाएगी तो क्या होंगे, यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड भी ब्रेक होना शुरू कर देंगे, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जीनर वोल्टेज, और ये उसी जीनर वोल्टेज पे ऑपरेट करती है, याद रखना। आपकी
जीनर डायोड इस जीनर वोल्टेज पे ही वर्क करेगी। जब इस जीनर वोल्टेज पे नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा ब्रेक होने चले जाएंगे तो तुम्हारा सर्किट में करंट इंक्रीज हो जाएगा, ये दिखाया हुआ। ठीक है, पहले करंट बहुत कम था कम था कम था, फिर ये करंट क्या हो जाएगा, अचानक से शूट आउट हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, और वो किस वोल्टेज पे होगा, जीनर वोल्टेज। ठीक है, जीनर वोल्टेज बोलो या ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलो, ब्रेक डाउन पे होगा क्या, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड टूटने ज्यादा शुरू हो जाएंगे, सर्किट में करंट ज्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई रहेगा, देख चुके हैं। डिप्लीशन रीजन बहुत स्मॉल रहेगा, देख चुके हैं। हैविली डोप रहेगा, ये भी पढ़ चुके हैं। रिवर्स बाइजिंग में काम करेगा, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो ये है जीनर और ये है जीनर का ग्राफ। अब जीनर किसकी तरह काम करता है, देखो इसको पढ़ भी लो, क्या लिख रहा है यहाँ पे, क्या लिखा है, ड्यू टू थिनर डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन थिन हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन इज क्वाइट हाई। यही पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब आगे क्या बोला है, अगर हम इस स्ट्रेंथ को रिवर्स वोल्टेज लगा के बढ़ाते रहें, हम इस स्ट्रेंथ को रिवर्स वोल्टेज बढ़ा के और बढ़ा रहे हैं, कैसे, किसी सर्टेन वोल्टेज को अप्लाई करके, तो क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कोवलेंट bond within the depletion region start come out and make the depletion region conductive। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है कि जो डिप्लीशन रीजन के अंदर कुछ कोवलेंट बॉन्ड होंगे वो कोवलेंट बॉन्ड टूटना शुरू कर देंगे। बात समझ में आई क्या हो रहा है, देखो ये डिप्लीशन रीजन है ना, ये रीजन वो है जहां पर इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में मिल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि इस रीजन में जो कोवलेंट बॉन्ड है वो प्रेजेंट नहीं होंगे, यहाँ पर एटम्स तो होंगे ना भाई, ये एटम्स तो होंगे, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हो, तो इस बॉन्ड के बीच में या इस डिप्रेशन रीजन के बीच में जो भी तुम्हारे एटम्स हैं जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है वो टूटना शुरू कर देंगे, और वहां से क्या निकलना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाएंगे, और वो डिप्लीशन रीजन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक कंडक्टिव रीजन में, और वो पर्टिकुलर वोल्टेज ही कही जाती है क्या, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, और इसी वोल्टेज पे क्या होगा, ब्रेकडाउन अकर होगा, मतलब इसी वोल्टेज पे कंडक्शन होगी, उसी को क्या बोलेंगे, जीनर वोल्टेज। इतना क्लियर हुआ, क्लैरिफाई हुआ, बोलो। यस मैम। ठीक है, अब आता है वोल्टेज रेगुलेटर, सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म। इसकी थ्योरी है, थ्योरी समझ लो थोड़ी बहुत, बाकी न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, ये जैसे कल समझा था। देखो क्या होगा, जीनर अपने पास वोल्टेज रेगुलेट करती है, ठीक है, मतलब जीनर की वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी ब्रेक डाउन रीजन में, ये अपने पास वोल्टेज को कांस्टेंट रखती है, वो भी कितना, उसकी जीनर वोल्टेज होती है। तो क्या लिखा है, द वोल्टेज अक्रॉस द जीनर डायोड इन द ब्रेक डाउन रीजन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये अपने आप को कुछ नहीं होने देती, ये अपना जीनर का वोल्टेज कांस्टेंट करके रखती है। कैसे करके रखती है, देखो अगर मान लो मेरे पास इनपुट पे कोई अनरेगुलेटेड वोल्टेज है, ठीक है, कोई वोल्टेज 10 से 15 वोल्ट के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है, सपोज करो आपके पास, आपने जो इनपुट पर वोल्टेज दे रखी है वहां पर फ्लक्चुएशन हो रही है 10 से 15 के वोल्ट में, बट मुझे आउटपुट पे जो वोल्टेज चाहिए वो कांस्टेंट चाहिए, क्योंकि भाई अप्लायंसेस जुड़े होंगे, खराब हो सकते हैं, वी नीड एक फिक्स्ड आउटपुट, यही आउटपुट चाहिए, और वो फिक्स्ड आउटपुट क्या होगा, जितने की तुमने जीनर वोल्टेज उठाई है। बात समझ में, मान लो जीनर जो है इसका रिवर्स वाला जो वोल्टेज है जिसपे वो वर्क कर रही है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, वो 10 वोल्ट है सपोज, तो यहाँ पर वो 10 वोल्ट ही रहेगा और वही लोड रेजिस्टेंस में मिलेगा। ठीक है, अब देखो जीनर भी अलग अलग हो सकती हैं, कि अगर जो हैविली डोप होगी उसके लिए कुछ अलग होगा ये जीनर वोल्टेज, है ना, कोई दूसरी होगी जो थोड़ी सी कम होगी या किसी दूसरे सेमीकंडक्टर से बनी होगी, उसका जीनर वोल्टेज कुछ अलग होगा। जैसे हर एक सेमीकंडक्टर का अपना बैंड गैप था, तो हर एक जीनर का हो सकता है अपना खुद का एक जीनर वोल्टेज अलग अलग हो। ठीक है, तो तुम्हें लोड रेजिस्टेंस पे जितनी वोल्टेज चाहिए उतने वोल्टेज की जीनर ले आओ, और वो जीनर अपने पास वोल्टेज स्टेबल रखेगी, और वही वोल्टेज तुम पैरेलल में लगाओगे लोड को, तो वही वोल्टेज तुम्हें अपने लोड रेजिस्टेंस में देखने को मिलेगी। अब ये ऐसा करती कैसे है ये देखो, अब जीनर का क्या सीन है, इसका वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब वी जेड इक्वल्स टू आई जेड इंटू आर जेड,
ये फॉर्मूला है। इसका मतलब आई और आर ये आपस में खेलेंगे, ठीक है। अब होगा क्या, देखो अगर इनपुट पर वोल्टेज कम हुई, ध्यान से रखना, अगर इनपुट पर वोल्टेज कम हुई, इनपुट पर वोल्टेज कम हो गई, अब बताओ अगर इनपुट पे वोल्टेज कम हो जाएगी तो करंट क्या होगा जीनर के अंदर, जीनर के अंदर करंट के साथ क्या होगा, बोलो, जीनर के अंदर करंट में क्या होगा, करंट कम हो जाएगा। करंट कम हो गया मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। अब इसका मतलब करंट घटा, रेजिस्टेंस बढ़ा, इन दोनों का प्रोडक्ट मिला के वीजेड वो क्या रहेगा, वो रहेगा कांस्टेंट, है ना। वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा, किसके अंदर, जीनर के अंदर। ये जीनर की बात चल रही है, याद रखना। अगर इनपुट वोल्टेज पर आपने, ये इनपुट वोल्टेज कौन सी वोल्टेज है, एक्सटर्नल वोल्टेज ना, जो हम जीनर के अक्रॉस लगाते हैं वो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, सुनो ध्यान से, ये वो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है जिस पर मुझे क्या मिलेगा, सर्किट में करंट मिलेगा। अब उस ब्रेकडाउन वोल्टेज को तुमने कम कर दिया, उस ब्रेकडाउन वोल्टेज को तुमने कम कर दिया, तो जीनर का करंट क्या होगा, जीनर का करंट कम हुआ, करंट कम हुआ मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी जीनर की वोल्टेज वो कांस्टेंट रहेगी। अब मान लो आपने इसका इनपुट का वोल्टेज बढ़ा दिया, अगर हमने इनपुट का वोल्टेज बढ़ा दिया यानी आपने रिवर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है मतलब जीनर के अंदर वोल्टेज जो बॉन्ड्स हैं वो ज्यादा ब्रेक हो रहे हैं, ज्यादा ब्रेक हो रहे हैं मतलब जीनर के अंदर का करंट, ये जीनर और जेड की बात कर रही हूँ, आई जेड मतलब बढ़ रहा है। अगर जीनर का करंट बढ़ रहा है दैट मीन्स रेजिस्टेंस क्या हो रहा होगा, जीनर का, जीनर का रेजिस्टेंस यहाँ पर कम हो रहा होगा, तो एक चीज घटेगी एक चीज बढ़ेगी, जीनर का वोल्टेज क्या रहेगा यहाँ पर, कॉन्स्टेंट, जीनर का वोल्टेज कांस्टेंट रहा। तो इस तरीके से मुझे जीनर के पास जो वोल्टेज मिलेगी वो क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। ये बात समझ में, इस तरीके से काम करता है जीनर। तो जीनर का क्या याद रखना है, जीनर का रेजिस्टेंस चेंज होता है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। इतना समझ में आ गया, इजी था कि ऊपर से चला गया सर के, आ गया। आ गया ना, कुछ भी नहीं है। अगर इनपुट पर वोल्टेज कम दी, इनपुट पर वोल्टेज कम दे रहे हो मतलब रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कम लगा रखी है, कम लगा रखी, कोवेलेंट बॉन्ड कम टूट रहे हैं, बॉन्ड कम टूट रहे हैं, करंट कम, करंट कम मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, खत्म बात, करंट कम रेजिस्टेंस ज्यादा। इनपुट वोल्टेज ज्यादा दे दी, इनपुट वोल्टेज ज्यादा दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा ब्रेक होंगे, करंट ज्यादा शूट आउट होगा, करंट ज्यादा शूट आउट हो गया मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया, बट जीनर की वोल्टेज कांस्टेंट रही। तो इस तरीके से ये हेल्प करती है हमें कि हमारे आउटपुट पर जो वोल्टेज मिले वो क्या मिले, कांस्टेंट मिले, ठीक है। तो ये हो गया जीनर। उसके बाद आता है एलईडीज यानी फोटो डायोड, फोटो और लाइट इमिटिंग डायोड्स, ठीक है, इनको भी जरा एक बार देख लो, क्या पता थ्योरी में आ जाए, इसीलिए कोई भी चीज छोड़ के नहीं चलेंगे। फोटो डायोड, अब फोटो डायोड क्या है, देखो फोटो का मतलब ही लाइट है, ये कैसे बनता है, देखो द फोटो डायोड एक्सेप्ट लाइट एनर्जी एज इनपुट टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यानी ये लाइट एनर्जी को यूज करेगा और क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेंगे, मतलब इसकी मदद से कैसे करेंगे। अब ये याद रखना फोटो डायोड भी रिवर्स बायसिंग में वर्क करेगा, लिख लो, जीनर फोटो दोनों रिवर्स बायसिंग में वर्क कर रहे हैं, फोटो को सोलर भी बोल देते हैं, ठीक है, सोलर सेल। तो ये भी रिवर्स बायसिंग कंडीशन में वर्क करेगा, देखो कैसे करेगा, बहुत इजी वर्किंग है। फर्स्ट क्या कह रहा है, द जंक्शन ऑफ द डिवाइस इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट, ठीक है। जो ये डिप्लीशन रीजन बना हुआ है, इस डिप्लीशन रीजन को क्या करो, सेमीकंडक्टर है, पीएन जंक्शन बना रखा है, इस पीएन जंक्शन को लाइट के पास रख दो, तो लाइट जैसे ही इल्यूमिनेटेड होगी यहाँ इंसिडेंट होगी, जैसे ही यहाँ पर लाइट इंसिडेंट होगी तो क्या होना शुरू हो जाएगा, दिस कॉज द इलेक्ट्रॉन एंड होल टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो यानी जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो बने थे ना वो क्या होना शुरू कर देंगे, जो देखो डिप्लीशन रीजन क्यों बना था, डिप्लीशन रीजन बना था यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों कंबाइन हो गए, कंबाइन हो गए। तो लेकिन जैसे ही यहाँ पर लाइट आना शुरू करेगी, लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होना शुरू करेगी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर सेपरेट होना शुरू कर देंगे, ये जैसे ही सेपरेट होना शुरू कर देंगे तो ये क्या इमिट करेंगे,
विद द राइज इन द लाइट इंटेंसिटी मोर चार्ज कैरियर्स आर जनरेटेड। तो जितने भी यहाँ पर बॉन्ड बने, सॉरी नॉट बॉन्ड, जितने भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ क्रिएट हुए होंगे वो सब सेपरेट होना शुरू कर देंगे। जब ये सेपरेट होना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, द मोर चार्ज कैरियर्स आर जनरेटेड एंड फ्लो थ्रू द डिवाइस। तो ये डिवाइस, मान लो इसको तुमने किसी बाहर किसी वायर से कनेक्ट कर रखा है, तो इस डिवाइस में ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे एंड प्रोड्यूसिंग द लार्ज करंट थ्रू द डिवाइस। और सर्किट में क्या ज्यादा हो जाएगा, करंट ज्यादा हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देखो। अच्छा, अब यहाँ पर इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी, मतलब जितने नंबर ऑफ फोटोन्स आके इन डिप्लीशन रीजन में पड़ेंगे, देखो नंबर ऑफ फोटोन्स आके जितने डिप्लीशन रीजन में पड़ेंगे उतने चांसेस हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो रिकम्बाइन हो रखा है वो सेपरेट हो जाए। तो इंटेंसिटी पे क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। तो ये तुम्हारा फोटो सेल का ग्राफ है, ठीक है। तो I4 की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो I4 पर सबसे ज्यादा देखो करंट भी मिल रहा है, मैक्सिमम करंट मिल रहा है, ठीक है, ये भी याद रखना। रिवर्स बाइजिंग करंट थ्रू अ फोटो डायोड, I4 ज्यादा है इंटेंसिटी, I1 की इंटेंसिटी सबसे कम, तो वहां पर करंट की वैल्यू भी सबसे कम मिल रही है, ठीक है। तो ये है सिर्फ फोटो डायोड। क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, वही इलेक्ट्रॉन सर्किट में दौड़ेंगे और सर्किट में जितना चार्ज कैरियर आएगा उतना करंट बढ़ेगा। दूसरी है एलईडी, एलईडी फोटो डायोड का उल्टा है, ठीक है। एक सेकंड रुकना, इसमें एक चीज चेक करने दो मुझे। ठीक है, तो इसका 1 मिनट दो, पेन गिर गया, उठा के लेके आना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, फोटो डायोड को मॉडरेटली डोप करेंगे या हैवीली डोप करेंगे, फोटो डायोड? हम्म, तो फोटो डायोड आर नॉट हैवीली डोप्ड, तो ये हैवीली डोप नहीं होते हैं, ठीक है। तो जीनर हैवीली डोप्ड है और एलईडी भी हैवीली डोप्ड है। तो क्या लिखा हुआ है, दे आर हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन वर्क अंडर फॉरवर्ड बायस्ड। तो ये इनके डिफरेंस याद रखना, देखो ये डिफरेंस याद रखना। क्या डिफरेंस है, तीन चीज पढ़ी, एलईडी, जीनर, सोलर। एलईडी अभी देखते हैं, जीनर किस में वर्क कर रही थी, हैवी, हैवी डोप था और रिवर्स बाइस था। सोलर सेल किस में वर्क कर रहा था, मॉडरेटली डोप्ड है और रिवर्स में कर रहा है कि फॉरवर्ड में, ये भी रिवर्स बाइसिंग में काम कर रहा है, ठीक है, देख लो रिवर्स बाइसिंग में ही है। अब एलईडी क्या है, एलईडी हैवीली डोप्ड है बट फॉरवर्ड में काम कर रही है। ये लो, इनको कैसे याद रखोगे, इनको कैसे याद रखोगे बेटा, अपने अकॉर्डिंग देख लो, कुछ टेबल बनानी है तो टेबल बना लो। एंड इमिट स्पॉन्टेनियस रेडिएशन, तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, एलईडी बनाई है, पीएन जंक्शन ही होगा, पीएन डायोड ही लेंगे, पीएन डायोड को हैवीली डोप्ड कर देंगे बट इसको फॉरवर्ड बायसिंग में रखेंगे। तो क्या करेंगे, व्हेन ए सुटेबल वोल्टेज इज अप्लाइड टू इट्स लीड, जैसे ही सुटेबल वोल्टेज अप्लाई होगी, इलेक्ट्रॉन आर एबल टू रिकम्बाइन विद इलेक्ट्रॉन होल्स विद इन द डिवाइस। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होगा इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर का। जैसे ही वो रिकम्बाइन होंगे क्या होगा, देयर इज सम रिलीज ऑफ एनर्जी, उसकी वजह से क्या होगा, कुछ एनर्जी का रिलीज होगा। किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। तो जो फोटोन की एनर्जी होगी वही क्या देगी, वही तुम्हें कलर देगी। क्यों, एनर्जी किसके बराबर होती है, एच सी बाय लैम्डा के।
तो जिस अमाउंट की एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा उसी अमाउंट का क्या मिलेगा, फोटोन का कलर मिलेगा। और इसी प्रिंसिपल पे तुम्हें जो ये हरी नीली पीली जो एलईडीज मिल जाती हैं वो इसीलिए मिल जाती हैं। ठीक है, तो जितने जितने डिफरेंट डिफरेंट डायोड यूज करोगे, जर्मेनियम का, आर्सेनियम, इनका, इंडियम का अलग अलग यूज करोगे, उन सब का बैंड गैप का डिफरेंस अलग होगा, जितना एनर्जी रिलीज करेगा उस अमाउंट का ही कलर तुम्हें दे देगा। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है कि जैसे ही सुटेबल वोल्टेज मिलेगी, इलेक्ट्रॉन होल पर रिकम्बाइन होंगे, उससे हमें एक फोटोन रिलीज होगा और वही फोटोन क्या देगा, एक कलर प्रोवाइड करेगा। और ये कलर किससे डिफाइंड किया है, देखो यहाँ पे लास्ट लाइन में तुम्हें आंसर दिया है, कलर इज डिफाइंड बाय, इज डिटरमाइंड बाय द बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना। तो जो बैंड गैप का होगा उसी के हिसाब से क्या मिलेगा तुम्हें, सेमीकंडक्टर सॉरी एलईडी का कलर डिफाइंड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एलईडी, तो ये तुम्हें याद करना है। देखो जैसे यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है, द सेमीकंडक्टर आर यूज्ड फॉर डिजाइन विजिबल एलईडीज मस्ट हैव बैंड गैप फ्रॉम अबाउट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना बैंड गैप तो होना ही चाहिए, 3 से लेके 1.8 का। जैसे गैलियम आर्सेनाइड से बनाओगे तो कैसा कलर मिलेगा, इंफ्रारेड, मतलब रेड कलर की जो एलईडीज बनती हैं वो गैलियम आर्सेनाइड से बनेंगी। ठीक है, और गैलियम आर्सेनाइड फोस्फोइड GaSP, इनसे हम अलग अलग कलर की एलईडीज को बना सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सेमीकंडक्टर से अलग अलग तरह की एलईडीज बन जाएंगी। इसका ये ग्राफ है, फॉरवर्ड बाइजिंग में ग्राफ है, ये इंफ्रारेड का है। देखो दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पर ये करंट दिया हुआ है, कैथोड करंट, ये फॉरवर्ड वोल्टेज। तो सबसे ज्यादा वोल्टेज ब्लू कलर को मिल रही है। ठीक है, ये इनका ग्राफ आएगा। ये पता है ना ये कौन सी वोल्टेज है, ये वाली वोल्टेज, ये वाली, ये नी वोल्टेजेस होंगी, पता है ना। ये यहाँ पर तुम्हें ब्लू वाले का यहाँ पर क्यों नहीं जा रहा ग्राफ, क्योंकि ये इसकी नी वोल्टेज होगी, है ना। तो सबकी अपने एक, सब सेमीकंडक्टर्स के पास एक नी वोल्टेज होती है, हर सेमीकंडक्टर के पास उस नी वोल्टेज के बाद ही करंट मिलना शुरू होगा। तो इंफ्रारेड के लिए पता चल रहा है कि इंफ्रारेड के लिए वो वाले सेमीकंडक्टर्स यूज करने हैं जिनका नी वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। दिख रहा है ना, ये पता चल रही है ना कि इंफ्रारेड के लिए वो सेमीकंडक्टर्स यूज कर रहे हैं जिनका नी वोल्टेज कम होगा। नी वोल्टेज कम होगा मतलब नी वोल्टेज क्या है, एनर्जी बैंड गैप, तो एनर्जी बैंड गैप कम होगा ना। तो इसका मतलब इंफ्रारेड के लिए ऐसे सेमीकंडक्टर्स चुनने हैं जिनका एनर्जी बैंड गैप क्या हो, कम हो। ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हें रेड ऑरेंज ब्लू, जैसे ही विबग्योर से उल्टी तरफ जा रहे हो तो इसका मतलब ऐसे चुनो जिनका फिर एनर्जी बैंड गैप बढ़ता चला जाए। तो इंफ्रारेड का सबसे कम एनर्जी बैंड गैप, फिर सबसे ज्यादा किस केस में है, ब्लू के केस में। ठीक है, तो अगर विबग्योर के टर्म्स में बात करें तो अगर रेड से जी की तरफ आना है, कलर हमें अगर चाहिए, रेड से ब्लू की तरफ कलर चाहिए, तो कैसे सेमीकंडक्टर्स लोगे जिनका एनर्जी बैंड गैप बढ़ता हुआ हो। यही तो आइडिया लगाएंगे इस ग्राफ से, और क्या आइडिया लगा सकते हो, यही आइडिया लगाएंगे। बात ठीक है, सबको समझ में आई। तो यही चीज है, इनको, ये ग्राफ ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि इनकी वर्किंग क्या है। ठीक है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज वही है ना, नी वोल्टेजेस आर मच हायर देन दैट ऑफ सिलिकॉन जंक्शन डायोड एंड स्लाइटली डिफरेंट। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज ही दिखाई हुई है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज मतलब वही नी वोल्टेज। थ्रेशोल्ड और नी वोल्टेज बराबर है, सेम ही चीज है। ठीक है, तो यहाँ से आज आपने 3 चीजें पढ़ी हैं और इसी के चलते हमारा सेमीकंडक्टर्स क्या हो जाता है, सेमीकंडक्टर्स कंप्लीट हो जाता है। बोलो, समझ आ गई यस। सबको। ठीक है, मैं इसे सेव कर देती हूँ। स्कूल में भी करा दिया होगा, सबका सिलेबस हो गया ना स्कूल में। नो। क्वेश्चन नंबर 1 करो। जिसने 2024 का पेपर सॉल्व नहीं किया है 2024 का पेपर सॉल्व कर लेना, मैं वैसे भी करा दूंगी, आधा घंटा है। क्वेश्चन नंबर 1 करो। निकाल लोगे, क्या फॉर्मूला लगाओगे, E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, बैंड गैप दे रखा है,
HC की वैल्यू रख दोगे 1240 अपॉन लैम्डा नैनोमीटर्स में, ये कितना है 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू। तो इस तरीके से एलईडी के क्वेश्चंस यस में देखो याद रखना, उसने बोला था कि फोटोन रिलीज होगा, ठीक है एलईडी में, तो फोटोन है तो फोटोन के लिए हम सारे ड्यूअल नेचर वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। सेकंड बताओ, किसका करेक्ट, किसका ग्राफ है ये, कौन सा डायोड होगा, मैम सोलर सोलर। सेल, सोलर सेल है। यस मैम। अच्छा, सोलर का है ये, मैम सोलर डायोड होगा ना। सोलर का ऐसा ग्राफ था, सोलर का ग्राफ देखो कैसा है, अभी पढ़ा है और अभी भूल गया। मैम जीनर का। हाँ, ये जीनर का ग्राफ है, सोलर का देखो कैसा है, देखो ये जीनर का ही तो है, ये रहा जीनर डायोड का। सोलर का कैसा ग्राफ है, इसलिए जो पढ़ा है ना एक एक चीज वही पेपर में आ रही है। फोटो का ग्राफ कहाँ गया, ये रहा, ये है फोटो का ग्राफ। बहुत जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। ठीक है, ज्यादा भी नहीं है बट स्टिल। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, हाँ अरे ठीक है, थर्ड कर लोगे आराम से, फोर्थ भी कर लोगे, सिक्स भी कर लोगे, फिफ्थ तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि इजी देखो ये इजी टैग्ड है, ठीक है इसलिए तुम्हें दिया है, इजी टैग्ड है, कर लेना। सिक्स आराम से कर लोगे, सेवन भी आराम से कर लोगे, एट्थ भी देखो कंडीशन पूछी है कर लोगे, नाइन्थ भी देखो, 24 में देखो तुम सारे ये इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं लॉजिक गेट्स वाले, और ये तुम्हें बहुत अच्छे से करा दिए। वैल्यू ऑफ नेट रेजिस्टेंस कल क्वेश्चन आया था, कर लोगे ना इस तरीके का, तो नेट रेजिस्टेंस पूछा है तो कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स है, बस वो फाइंड करना है। ये देखो कल फिर से ये क्वेश्चन आया था और ये 2024 में भी आया है ये क्वेश्चन, 2024 में ये क्वेश्चन आया है जिसमें तुम्हें सारे करंट पूछे थे कि जीनर का करंट कितना होगा, है ना, तो कर लोगे करंट। अगर इसके पास 5 वोल्ट है बेटा, इस लोड के पांच भी 5 वोल्टेज हो जाएगी, ये टोटल 8 वोल्ट है तो इस आरएस के पास कितना वोल्ट हो जाएगा, 3 वोल्ट। हो गया क्वेश्चन को सॉल्व। जीनर की पावर रेटिंग देती 10 मिली वोल्ट, तो पावर से क्या आ जाएगा वी आई, जीनर का करंट आ जाएगा पी जेड इक्वल्स टू वी जेड आई जेड, यहां से आई जेड निकाल लोगे, यहां से लोड रेजिस्टेंस का करंट आ गया आई एल, तो क्या हम टोटल करंट नहीं निकाल लेंगे, टोटल करंट क्या हो जाएगा आई आई जेड प्लस आई एल, टोटल करंट आ जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस कैसे निकाल लोगे, V इक्वल्स टू आई आर एस, वोल्टेज 3 है, करंट अभी निकालेंगे तो आर एस आ जाएगा। ये 2024 का क्वेश्चन है ना। फिर ये तो तुम बहुत आसान से कर लोगे, ये भी बहुत आसान से कर लोगे, ये तुम्हें करा दिया है, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, 20 वाला भी कर लोगे। ऐसा ढूंढते जो तुम्हें क्लास में नहीं कराया, ठीक है। ये रहा 23वां करो, 23वां देखो बहुत आसान है, 23वां डरने की जरूरत नहीं है। कैसे करोगे, यहाँ पर तुम्हें ए का ए दे रखा है और ये बी दे रखा है, ये इनपुट वैल्यूज हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा नैंड गेट का आउटपुट होगा, ये आउटपुट दिए हुए हैं और ये इनपुट है। तो बेटा देखो यहाँ पर ए डाउनवर्ड की तरफ है, यानी ये 0 और ये बी 0, तो 0 0 क्या मिलेगा बताओ, एंड गेट में नैंड गेट में 0 0 1, तो यानी वन। सर्किट ऊपर। ओके, अब ये आउटपुट बना रहे हैं हम यहाँ, ठीक है। ये 0 और ये 1 क्या मिलेगा, 0 वन। 1 1 ऊपर। अब ये 1 और ये 0 क्या मिला
नैंड गेट में 1, ये भी 1 और ये भी 1, अब क्या मिलेगा? 0। 0। यानी अब ये ग्राफ ऐसा चला गया, यानी 3 बार ऊपर ऊपर होगा और फिर नीचे चला जाएगा। ये देखो कौन सा वेव फॉर्म है, 3 साइकिल ऊपर, चौथी साइकिल में नीचे चला गया। कौन सा वाला है? सेकंड वन, 1 2 3 ऊपर, फोर्थ में नीचे, है ना? तो सेकंड वाला ऑप्शन ठीक होगा। तो इस तरीके का ग्राफ किसी में भी पूछ सकते हैं, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। 0 1 0 मतलब 1 मतलब ऊपर की तरफ, 0 मतलब ऐसे नीचे की तरफ, 1 फिर से ऊपर, फिर 0 मतलब ऐसे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपना वेव फॉर्म हम ड्राइव कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे वेव फॉर्म 2023 में वेव फॉर्म के क्वेश्चन पूछे गए हैं मोस्टली। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद से करना, पर इस पे स्टार मार्क लगा हुआ है, आई थिंक कुछ गड़बड़ आई होगी इसमें। स्टार मार्क वाले मत करना, 26 में मत करना। अच्छा ये कॉमन इवेंट, ये अब तुम्हारे सिलेबस के नहीं है। ट्रांजिस्टर है ना, ये ट्रांजिस्टर तुम्हारे सिलेबस में लिए हैं, इसलिए लगा हुआ है स्टार मार्क। ठीक है, देख लो। तो मतलब अब इस सेमीकंडक्टर से नहीं आता इतना डिफिकल्ट, ये 23 में आए थे, बट ये अब सिलेबस में नहीं है ट्रांजिस्टर्स। देखो ये आया है रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, क्या होगा भाई सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी? घटेगी ना टाइम के साथ रेजिस्टिविटी। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। कि स्ट्रेट लाइन? ओहो, स्ट्रेट लाइन आएगा क्या? रेजिस्टिविटी बोलो, थर्ड या फोर्थ? मैम थर्ड होगा है। हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड। 34th बताओ। डिफ्यूजन करंट वो है कि जब एटम्स, सॉरी, इलेक्ट्रॉन और होल्स डिफ्यूज करेंगे। ड्रिफ्ट वो है जो अपोजिट मिनोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगा, वो ड्रिफ्ट होगा। ठीक है, diffusion current in PN junction is greater than drift current in magnitude if the junction is in forward wise। फॉरवर्ड वाइज में किसकी वजह से करंट होगा भाई? मेजॉरिटी, डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट करंट? ऑप्शन बताओ इसका। बस समझ गए ना भाई? डिफ्यूजन क्या था? डिफ्यूजन मतलब कंसंट्रेशन की वजह से करंट बह रहा था। ड्रिफ्ट मतलब कोई चीज ड्रिफ्ट कर रही होगी, इन्हें क्या ड्रिफ्ट कर रहा होगा? पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल लो। तो फॉरवर्ड बाइजिंग में किसकी वजह से करंट ज्यादा होगा? फॉरवर्ड बाइजिंग में कैसे करते हो? पी को पी की तरफ लगाया, एन को एन की तरफ लगाया। एन में इलेक्ट्रॉन्स हैं और पी में होल्स हैं, तो होल्स पे कहाँ फोर्स लगाएगी ये? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये बना। तो होल्स इधर मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, तो यानी ये तो खुद ही इनको ड्रिफ्ट करा देगी। डिफ्यूजन करंट इन ए पीएन जंक्शन इज फ्रॉम द एन साइड टू द पी साइड। डिफ्यूजन करंट
द जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइज। फॉरवर्ड बाइज में कहाँ करंट फ्लो होगा? फॉरवर्ड में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एन टू पी, तो इलेक्ट्रॉन्स एन टू पी मूव करेंगे तो करंट फ्लो होगा पी टू एन, है ना? तो पी टू एन होना चाहिए, तो रीजन शुड बी फॉल्स। क्या ठीक है? सो जाओ क्लास में। अब तो बता दो। मैम बी। क्या बोला? करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है? एन इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं एन से पी, तो करंट कहाँ फ्लो करेगा? पी टू एन। यहाँ पे एन टू पी दे रखा है, तो रीजन क्या है? रीजन तो रॉन्ग ही हो गया। अब रीजन रॉन्ग है तो यानी देखो आर करेक्ट नहीं है, आर करेक्ट नहीं है, आर करेक्ट नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन तो वैसे भी तुमने बता दिया। डी कैसे बता रहे हो? मैंने बोला आर तो करेक्ट नहीं है ना। मैम बी बोला। ओके 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 ओके। हाँ, और डिफ्यूजन करंट ज्यादा होगा क्योंकि वो सपोर्ट कर देगी ना, तो नंबर ऑफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्स इधर उधर घूमेंगे, तो यानी ड्रिफ्ट डिफ्यूजन करंट ज्यादा है। असर्शन ठीक है। अब देखो ये पूछ लिया, ये रहा 2023 का क्वेश्चन जो मैं तुमसे कह रही थी ना, ये पूछ लेते हैं कि कौन सा डायोड है। बताओ, नेम द लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द डायग्राम अटैच्ड। ये किसका डायग्राम है? नैंड एंड नोर और। ये लो, तुम्हारी थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ इसको। ये +5 वोल्ट लगाया हुआ है। मैंने तुम्हें नैंड और में एक चीज बताई थी कि और में ग्राउंड होगा कुछ और नैंड में कुछ हाई वोल्टेज होगा। ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव वोल्टेज है? एक सेकेंड, एक बार इस वोल्टेज को चेक करना। +5 है, चलो चेक करो इसमें कौन सा गेट बन रहा है। ये एलईडी आउटपुट है। ये इनपुट ए और ये इनपुट बी, ठीक है? इनपुट देके देख लो। अगर ए को 0 करा और बी को भी मैम 0 करा। हाँ, मैम नॉर है। नॉर बन रहा है। बाकी के बच्चे बताओ, नॉर गेट है क्या ये? नॉर है ऑप्शन में तो हाँ। देखो, अगर ए भी 0 है और बी भी 0 है, मतलब दोनों पर वोल्टेज नहीं है ना, 0 लो वोल्टेजेस हैं, तो इस वाई को कौन ग्लो कराएगा? करंट। अगर एक भी ऑन हो जाता है तो सर्किट फ्लो होने लगेगा ना, +5 से करंट आ जाएगा यहाँ पे, क्लोज्ड सर्किट हो जाएगा। +5 से करंट फ्लो करने लगेगा, तो यहाँ +5 हो जाएगा, तो एलईडी पे +5 आ जाएगा। अगर एक को भी 1 रखते हैं तो, अगर एक को भी 1 रखते हैं तो प्लस आउटपुट मिल रहा है, तो क्या होगा ये? फिर तो और नहीं बनना चाहिए। देखो एक बार चेक करो, रीचेक करो। मैम लेकिन आउटपुट तो मिलेगा ही नहीं ना, अगर 1 हो जाएगा कोई सा भी। एलईडी के पास वोल्टेज देखो ना। यस मैम, हमें जैसे अगर हम स्विच क्लोज करेंगे तो वायर में से करंट फ्लो हो जाना शुरू हो जाएगा ना, फिर हम्म, बल्ब में से तो फ्लो ही नहीं करेगा, तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा। रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया ना डाउनवर्ड, तो मैम रेजिस्टेंस भी तो लगा हुआ है ना यहाँ पे। मैम ऐसा बल्ब क्यों का भी होगा तो कि कोई सीधा ही, रेजिस्टेंस होगा फिर। ऐसे क्यों हुआ कि सीधा इसमें चला जाएगा? शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन थोड़ी बन रही है कि मैम सारा वो इसमें। हाँ बल्ब के पास भी कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, हाँ, इसलिए।
तो रेजिस्टेंस से क्या नॉर बन रहा है? नहीं। बाकी के बच्चे? गौरव, तुम्हारे फिजिक्स में क्या मार्क्स आए हैं अब की बार? हम्म। इतना इजी पेपर था, क्या हुआ तुम्हें गौरव? पढ़ते नहीं हो? क्या दिक्कत आ रही है बेटा फिजिक्स में? गौरव, गौरव है ही नहीं क्लास में। फ्रेंड्स बताओ, ये और होगा कि नॉर होगा? क्या बनेगा? नॉर सर्किट? और अगर दोनों जीरो रखते हैं तो करंट कहां से जाने का, करंट को कहां से जाने का मौका मिल जाएगा? ऐसे, हाँ, यहां से 5 वोल्ट से ये ऐसे चला जाएगा इधर बैटरी की तरफ। और अगर क्लोज्ड कर देते हैं तो इस स्विच से करंट चला जाएगा। नॉर होना चाहिए ना। 0 0 पे 1 मिल रहा है। 0.0 0। ठीक है, नॉर ही होगा, है ना? करेक्ट आंसर देख लेते हैं 35 का क्या है। थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो ये एक बार 2024 का पेपर सॉल्व कर लेना। 24 के बाद 23 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगे कि अलग हैं, बस बहुत है सेमीकंडक्टर से। जितना तुमने पढ़ लिया मोर देन इनफ है। ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे सारे थ्योरी के क्वेश्चन आए, देखो देखो सारा थ्योरी भरा पड़ा है ये दो। पर ये ट्रांजिस्टर का है, ये तुम्हारे काम का नहीं है। ये बताओ, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विल बी। क्या होगा? अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी बढ़ेंगे और रेजिस्टेंस घटेगा। कर ही लोगे ये तो, है ना? आसान सा था। जीनर का बताओ, इसमें से क्या है? चलो सेलेक्ट करो एक ऑप्शन, फिर चले जाना। जीनर को अगर फॉरवर्ड बाइजिंग में लगाओगे तो क्या होगा, खुद बताओ। मैम करंट बढ़ेगा। हम्म तो बहुत ज्यादा शार्प करंट इंक्रीज होगा ना। यस मैम, हैवी ये डॉग्ड तो है। हैवी डिवाइस्ड है। हाँ, तो मतलब पीएन जंक्शन की तरह, पीएन जंक्शन अगर फॉरवर्ड बाइज में होगा तो सिंपल पीएन जंक्शन ही रहेगा कि एक पॉइंट के बाद करंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। वही हमारा किसी भी नॉर्मल सर्किट में होता है। तो क्या होगा? सिंपल किसकी तरह वर्क करेगा? देखो, इट वर्क एज ए वोल्टेज रेगुलेटर इन बोथ, हो ही नहीं सकता। ओनली इन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में तो है ही नहीं, तो बचा पहला और दूसरा। वोल्टेज रेगुलेटर इन फॉरवर्ड वाइज है ही नहीं, वोल्टेज रेगुलेटर इन रिवर्स वाइज। इससे भी कर सकते थे, ठीक है, ऑप्शन 1। एंड बिहेव लाइक सिंपल पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड, इससे भी हो सकता था, नहीं भी पता था तो इसलिए मैंने क्या बोला, जितना तुमने पढ़ा है ना उसके हिसाब से ही क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करो। 42 एलईडी का आ गया, देखो एलईडी का क्वेश्चन आ गया 23 में। इट इज हैविली डोप्ड। क्या एलईडी हैविली डोप्ड होती है?
यस, है ना? Yes. एलईडी हैवीली डोप होती हैं। इट इमिट्स लाइट ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड वाइज। एलईडी किस में वर्क करती है, फॉरवर्ड में या रिवर्स में? Forward. फॉरवर्ड वाइजिंग में वर्क करती है, ठीक है। डी देखो, अभी इस इट इमिट्स लाइट ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड वाइज, ये अभी हमें नहीं पता है ना कि रिवर्स वाइजिंग में क्या होगा। रिवर्स वाइजिंग का केस नहीं देखा। द एनर्जी ऑफ द लाइट इमिटेड इज इक्वल और स्लाइटली लेस देन द एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर यूज्ड। वही है, अभी पढ़ा था, तो डी भी ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन क्या बोला है इसने, विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? तो सी और डी, ए एंड बी तो देखो है, हो ही नहीं सकते। तो कौन सा गलत हो सकता है भाई? सी ऑप्शन ही लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी ही लग रहा है ना? Yes, ma'am. Yes. चेक भी कर लेते हैं ना 42 का, क्योंकि ये थ्योरी की चीजें हैं, हम टीचर्स भी लिमिटेड ही पढ़ के रखते हैं थ्योरी, है ना? तो स्टिल वी नीड टू चेक 42 क्वेश्चन, 42 का थर्ड, ठीक है, सही लगाया। तो हमें जितना आता है ना उसमें हमें अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, और वो हम कर लेंगे, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर। तो एक एक चीज जो पढ़ाई है वो सब काम की है, किसी को भी ऐसे मत समझना कि सब गलत है, ठीक है? थर्ड था ना उसका, ही सेकंड था? थर्ड, थर्ड था ना 42 का? और ठीक है। Yes, ma'am. अब ये देखो 44th, ये ट्राई करो। व्हेन ए सिलिकॉन सैंपल इज डोप्ड विद बोरोन, अब देखो ये पता होना चाहिए ये कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है। इट बिकेम्स पी टाइप, बता दिया, चलो। व्हेन डोप्ड बाय आर्सेनिक इट बिकेम एन टाइप सेमीकंडक्टर such that p type has excess hole and n type has excess electrons. Is it true? एक बार देखो बोरोन किस में आता है, किस फैमिली में है? अब यहाँ पर केमिस्ट्री काम आएगी। पी के लिए ग्रुप 13 होना चाहिए, है क्या बोरोन ग्रुप 13 में? चेक करो, नहीं आता तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड पे देखते हैं क्या इससे हो पाएगा। व्हेन सच p type and n type semiconductor are fused to make a junction, a current will automatically flow which can be detected with an externally connected emitter. True? सही है क्या? ओहो, बताओ, इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या हम उस करंट को डिटेक्ट कर पाएंगे? अगर वो सेमीकंडक्टर लगाया है इस तरीके से बाहर जंक्शन में, ऐसे वायर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, तो यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस वायर तक आने चाहिए, बट हमारे इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हो जाएंगे? हमारे इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हो रहे हैं? रिकम्बाइन हो रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स तो रिकम्बाइन हो रहे हैं। तो सर्किट में बाहर करंट कैसे आएगा? बोलो, सर्किट में करंट बाहर नहीं पहुंचेगा ना, वो कब पहुंचेगा? जब बॉन्ड पेयर ब्रेक होंगे तब एकदम, या फिर वो जो तुम्हारा फॉरवर्ड वाइजिंग में कनेक्ट करोगे तब जाके होगा, तब वो बॉन्ड पेयर्स रिलीज होंगे, तब जाके करंट तुम्हारा सर्किट में आएगा। क्या बिना एक्सटर्नल फॉरवर्ड वाइजिंग करे तुम इस करंट को डिटेक्ट कर सकते हो? इलेक्ट्रॉन सर्किट तक पहुंचेंगे ही नहीं, नहीं पहुंचेंगे ना। No. हाँ, तो स्टेटमेंट सेकंड गलत है कि सही है? नो मैम। हम्म, तो सेकंड स्टेटमेंट ही क्या हो गई? सेकंड स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गई, है ना? सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर सेकंड ही फॉल्स है तो ए पता हो चाहे ना पता हो, अरे इसने तो फंसा दिया, ए सेकंड हमारी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन, ये दो ऑप्शन बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। देखो इस क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चंस में फिर फंस जाओगे, इसमें हमें एक से काम नहीं चल रहा, तो यानी दो ऑप्शंस हट गए। तो पहला भी भाई पता होना चाहिए, असर्शन रीजनिंग वाले में तो कर लेंगे,
इसमें नहीं कट कर पाएंगे। तो फर्स्ट बताओ क्या होगा? मैम ट्रू होगा। ट्रू होगा क्या? पक्का? बोरोन यस मैम। 13 एलिमेंट है। ठीक है, तो भाई ये कह रहा है तो मान लेते हैं कि फर्स्ट ट्रू हो जाएगा। तो 1 करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, तो देख लो ये सब चीजें पड़ी हुई हैं, तुमने थोड़ा दिमाग लगा लेना कि भाई अगर सब रिकम्बाइन ही हो जाएगा तो करंट कहाँ से नापेंगे? करंट, इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहिए तब जाके करंट बन पाएगा। देखो फिर एक बार लास्ट 45 कर दो, फिर घर चले जाना। लास्ट देखो, फिर फोटो डायोड के आ गए। ये देखो फोटो डायोड, ये थ्योरी है, ये तुम्हें सब काम की है, ये 26 में आ सकती है। फोटो डायोड आर यूज्ड इन फॉरवर्ड वाइज यूजली फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी। अभी अभी पढ़ा था फोटो डायोड किस में वर्क करते हैं? रिवर्स में, है ना, रिवर्स बाइजिंग में। तो ये फॉल्स हो गया। PN junction diode at applied voltage V, the current in the forward bias is more than the current in the reverse bias. At applied voltage V, the current in the forward bias is more. ठीक है ये बात तो। When V0 is the threshold voltage, VZ is the breakdown voltage. तो ये क्या कह रहा है? VZ जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज है, वो ज्यादा है किससे? थ्रेशोल्ड वोल्टेज से। हाँ ज्यादा तो होगी। और V क्या है? अप्लाइड वोल्टेज। तो अप्लाइड वोल्टेज से ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा होगी। हाँ भाई ज्यादा होगी ना, ट्रू है। अच्छा, अप्लाइड वोल्टेज V, the current in the forward is more than reverse bias voltage 4. मैम ये तो एक स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं। एक से कर सकते हैं, A इज फॉल्स से। हाँ अगर A फॉल्स हो गया तो R ट्रू ही आ रहा है ना। ये ठीक बात भी है वैसे। देखो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है भाई, वो ब्रेकडाउन वोल्टेज तुम्हारी थ्रेशोल्ड वोल्टेज यानी नी वोल्टेज, उससे तो ज्यादा ही होगी। और V तुम्हारा एक्सटर्नल वोल्टेज है जिसपे तुम्हारा करंट मैक्सिमम दौड़ रहा है, मैक्सिमम है। लेकिन VZ पे तो ब्रेकडाउन ही हो जाता है, तो VZ तो सबसे ज्यादा ही होगी। तो VZ इज सबसे ज्यादा, तो R ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। Photodiodes are operated in reverse bias for LED measurement. True. The current in the forward bias is more than the current in true. लो, ठीक है, तो इसीलिए बोला था कि एक एक चीजें इंपॉर्टेंट है, पता भी चल गया होगा PYQs देख के। तो हल्के में मत लेना, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, ग्राफ को पढ़ लेना। ठीक है, तो देख लो 4 लाइनों से तुमने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है PYQ का। चलो बाय बाय एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या पढ़ेंगे। EMI का जो बचा कुचा है वो ही कंप्लीट कराऊंगी प्रोबेबली।